हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस, जो कि 12th बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी नज़रिए से, जैसे जेई मेंस एडवांस के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और लास्ट इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ होता है, आगे एजुकेशन में कहाँ ये चैप्टर आपको काम आ सकता है, और ये प्रैक्टिकल किन चीज़ों में यूज़ होता है मैट्रिसेस, ये स्क्वायर बॉक्सेस एंड ऑल, ये हम सारे डिस्कस करने वाले हैं आगे किसी आखिरी वीडियो में, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम सारे टॉपिक वाइज सारे जो टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन करने वाले विद एग्जांपल्स एंड मीन्स थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके उन सारे टॉपिक्स को समझने वाले। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ताकि आपको आगे चैप्टर समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अब देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है एम इंटू एन, एम क्या होता है नंबर ऑफ रोज, एन क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में एम की वैल्यू अगर सिर्फ वन हो, मतलब सिर्फ वन पर्टिकुलर वन रो, तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है एम इंटू एन, अगर एन की वैल्यू वन है, मतलब पर्टिकुलर वन कॉलम में ही सारे वैल्यूज है, तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगला कौन सा है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एम इंटू एन जो होता है वो सेम होता है, या तो एम इंटू एम मतलब या तो टू इंटू टू हो सकता है या फिर थ्री इंटू थ्री होता है। नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स यानी टू इंटू टू ऑर्डर का ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ उसके डायगोनल पे ही वैल्यूज हो तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल को छोड़ के आजू बाजू सारे वैल्यूज क्या होते हैं जीरो, उसे हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल पे कोई पर्टिकुलर सेम वैल्यू हो, मतलब वन हो तो वन ही सारे में, टू हो तो टू ही सारे में, थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे डायगोनल में वो सेम वैल्यू होगी, और उसको छोड़ के आजू बाजू सारे अगर जीरो वैल्यूज है तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब अगला देखते हैं जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आपको ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के बस डायगोनल पे वैल्यू हो कौन सी वन, और उसके बाजू में सारे क्या है वो जीरो, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के जो पोजीशंस होते हैं उसके हर एक पोजीशन उसको कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ की पोजीशन का नाम क्या होता है A11, यहाँ के A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, या वैसे यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, वैसे ही A31 A32 और A33 मतलब थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स के जो पोजीशंस होते हैं उनको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके डायगोनल वैल्यूज को छोड़ के उसकी यहाँ के और यहाँ के वैल्यूज, मतलब रो और कॉलम के जो नंबर्स होते हैं, मतलब A12 उनको स्वैप करने के बाद जो पोजीशन चेंज होते हैं, मतलब यहाँ पे A12 है, A12 की जो वैल्यू है वो A21 पे आएंगी और A21 की वैल्यू A12 पे आती है। ऐसे स्वैप करने पे भी वैल्यूज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है A23, ये चेंज होगा A32 से। तो ऐसे स्वैप होने के बाद भी अगर वो मैट्रिक्स सेम होता है, मीन्स अगर उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उसका जो मैट्रिक्स है वो दोनों सेम दिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सबसे मेन चीज़ है कि उसके डायगोनल पे सारे वैल्यूज़ क्या होने चाहिए जीरो, उन वैल्यूज़ को छोड़ के डायगोनल वैल्यूज़ को छोड़ के जो उसके अपोजिट वैल्यूज़ है डायगोनल के, मतलब ऐसे कोई हम रखते हैं, मीन्स उसके अपोजिट पोजिशन जो होते हैं A12 का 2 1 पे आ गया, A21 का A12 पे आ गया, ऐसे चेंज करने के बाद भी अगर उस टेबल को सेम दिखाने के लिए पहले वाले को ट्रांसपोज किए गए मैट्रिक्स को अगर सेम करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उस मैट्रिक्स को, तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं अब देखते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही मैट्रिक्स निकाल दिया जाता है, ठीक है। आगे हम इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके इसको आराम से समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इन्वर्स क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका फाइनल वैल्यू क्या आती है उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है, जो कि हम आगे की वीडियो में इसके ऊपर अच्छे से एग्जाम्पल्स लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ मेन चीज़ें जैसे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो होते क्यू होते इनका क्या काम होता है, हम इसको अच्छे से डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं, अभी बेसिक के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर बोला है R1 और R2 को स्वैप करना है, इससे मतलब है R1 R2 को स्वैप करना है, ठीक है, मतलब R1 की जगह R2 आएगा, ठीक है। तो उसको चेंज करने के बाद क्या आएगा, ये वाला सेकंड कॉलम
सॉरी सेकंड रो फर्स्ट रो पे जाएगा, यहाँ पे सेकंड रो की वैल्यू फर्स्ट रो में आएंगी और फर्स्ट रो की वैल्यू सेकंड रो में आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऐसी कुछ कंडीशन देके R1 इज R2 + 2, मतलब R1 जो रो है फर्स्ट रो उसकी वैल्यू क्या चेंज होगी सेकंड रो प्लस उसको 2 ऐड करके, मतलब सेकंड रो प्लस उसको 2, मतलब D+2 ये फर्स्ट रो में आएंगे, ठीक है। D+2 E+2 और F+2 ये फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड रो सेम रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स में कुछ ऐसी कंडीशन देके R1 इज R2 + R3, मतलब R1 रो की वैल्यू क्या होगी सेकंड रो की वैल्यू प्लस थर्ड रो की वैल्यू, मतलब D+G E+H F+I ये फर्स्ट रो में आ गए, बाकी दोनों कॉलम दोनों रोज वैसे के वैसे। इसी तरह कुछ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं क्योंकि हम आगे की वीडियोस में आराम से उसके ऊपर अच्छे वाले एग्जांपल्स लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस पेज का अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, अदरवाइज आपकी बुक्स में तो अवेलेबल होता ही है, ठीक है। अगर आप बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आगे का चैप्टर समझ में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं और अच्छे से अच्छे इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाय, थैंक यू।